हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब हम लोग पैरेलल में एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है सबसे पहली बात यह है इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ well defined things which are distinct is known as set। अब इस बात का क्या मतलब है, तो यहां पर देखो मैंने दो चीजें ली हुई हैं। एक तो वर्ड मैंने लिया है वेल डिफाइंड और दूसरा मैंने लिया है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जब बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो अलग अलग हैं, अगर वो कलेक्ट हो रही हैं किसी वेल डिफाइंड तरीके से, तो उस तरह के जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं। अब ये वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब है, जैसे ध्यान से देखो, एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है नंबर 1, ठीक है, कलेक्शन ऑफ integers which are lying between 2 to 5। तो क्या बोलेंगे हम, देन हम क्या लिखेंगे, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा, ये दो नंबर आएंगे, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए दो चीजें बनाई हैं, एक तो 3 और 4 लिखा है क्योंकि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन करना है जो 2 से 5 के बीच में आएंगे, और वो है 3 और 4। और मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए हमने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स। कलेक्शन ऑफ बुक ये तो चलो समझ में आता है, चीजों को कलेक्ट करें, लेकिन किसको कलेक्ट करना है, गुड बुक को। अब गुड बुक की डेफिनेशन क्या होती है, जो बुक मुझे अच्छी नहीं लगती है वो किसी ना किसी को तो अच्छी लगती होगी ना। तो गुड बुक की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि गुड जो है अपने आप में वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी, तो इस बार महात्मा गांधी जितनी बुक लिखी हैं वो मतलब क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एक वर्ड है, हम जो जानते हैं, ठीक, पर्सन है, और उन्होंने जितनी बुक लिखी वो भी हम जानते हैं, तो उन बुक का कलेक्शन हम इजिली कर सकते हैं। तो ये एक सेट है आपका। इस तरीके से हम लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन क्लास, है ना। जैसे आज मैं स्मार्ट लग रहा हूं ना, ठीक है, तो मैंने आज इसलिए टी शर्ट वगैरह पहनी हुई है कि बहुत दिन से हम लोग ये परेशानी लॉकडाउन वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब आपकी तरीके से, बिल्कुल आपके तरीके से नेचर में बन जाए। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा हूं तो मैं कमेंट में बता देना कैसा लग रहा हूं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन द क्लास, तो ये सेट है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्मार्ट वर्ड जो है वो अपने आप में डिफाइन नहीं है। क्या अच्छे कपड़े पहनने को स्मार्ट बोलते हैं, क्या गुड लुकिंग जो बंदा होता है उसको स्मार्ट बोलते हैं, नहीं। स्मार्ट अपने आप में डिफाइंड नहीं है, स्मार्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये जगह और सिचुएशन के हिसाब से स्मार्ट का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कहीं पर अगर सुंदर लगना का जरूरत है तो सुंदर बच्चों को स्मार्ट बोल देंगे, कहीं पर बुद्धि दिखानी है और उसको हमने बड़े टैकल तरीके से काम वो कर लिया तो हो गया, स्मार्टनेस हो गई हमारी, है ना। कहीं पर बेवकूफ बन के अगर हमने काम कर दिया तो कह दिया ये भी एक स्मार्ट वर्क हो गया। तो स्मार्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो क्या हो गया, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट है, क्योंकि जो हम बात जिन चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो वर्ड है वो अपने आप में डिफाइन अगर होंगे, वेल डिफाइन होंगे, तो उसे हम बोलेंगे सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब हम किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, बी से, सी से, एक्स से, डब्ल्यू से, वाई से, जेड से, जिससे रिप्रेजेंट करने का मन करे उससे आप रिप्रेजेंट करिए। तो कैपिटल लेटर से ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सेट है कि नहीं है, बिल्कुल सेट है। क्यों, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो जो भी आएंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, इसलिए ये एक सेट है। और अगर ये सेट है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का मैंने यहाँ तरीका लिख दिया। जैसे मानो लिखा मैंने a इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दिस, तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में इसके रूट क्या है, क्योंकि इसमें बोला ना ऑल द रूट्स का कलेक्शन, तो इसके रूट आ रहे हैं 2 और 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर आप देखो ये जो मैंने 2 और 3 लिखा है इनको बोलते हैं एलिमेंट, इनको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो 2 एलिमेंट है तो बोल देंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा जो 2 है वो ए से बिलोंग करता है, हम ऐसे लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए और 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 इस ए के अंदर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस सिंबल इज व्हाट बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिलोंग्स टू को। ये जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आई एम बिलोंग्स फ्रॉम यूपी, यू बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू या वटेवर जो भी प्लेस है, यू बिलोंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यू नॉट बिलोंग फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि सेट की डेफिनेशन क्या है और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअली में सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट को लिखना कैसे है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि सेट्स को लिखना कहते हैं कैसे है। ठीक है, तो अभी हम अगली हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है, इसके 2 मेथड है, नंबर 1 नंबर 2। पहला जो मेथड है उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म फॉर, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। रोस्टर से मतलब जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें जो सारे एलिमेंट होते हैं उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। यानी 1 कॉमा आने का मतलब है 2 एलिमेंट, 2 कॉमा आने का मतलब है 3 एलिमेंट, कोई भी कॉमा नहीं आ रहा है इसका मतलब या तो वो एम्प्टी सेट होगा या तो उसमें 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो 1 कॉमा 2 एलिमेंट को सेपरेट करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया है, ए 1 2 3, बी है ना, ए ई आई ओ यू है ना, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या है कि सेट इस तरह से लिखा होगा कि बिल्ड आपको करना पड़ेगा, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कि मैंने लिखा है लेट ए कोई सेट है, ये भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट कोई भी होगा उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो सेट ए जो है वो क्या है, एक्स, यहां पे मैंने एक लगाया है कॉलन। ठीक है, और इसके बाद हम लिख रहे हैं कि एक्स इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो बेटा हमने यहां पर क्या लिखा है, ये सेट, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों बोलते हैं, क्योंकि x एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस तरह से डिफाइन है कि जो भी चीज x है वो क्या है एक्चुअली में, वो इसका
रूट है। तो जो तरीके से सेट बनना है उसकी हमने यहाँ पर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे बताओ आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके रूट क्या क्या आएंगे, इसके रूट आएंगे 2 और 3, और 2 और 3 क्या है, x, क्यों, x इज रूट ऑफ दिस, तो इसके रूट है 2 और 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई, एक तो 3 आ गई। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और ये उसी का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, उसी का, इसी क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सेट कोई बी है, और मैंने यहां पर लिख दिया है कि क्या x, और ऐसे भी बना सकते हैं, या तो हम वर्टिकल बार से बना सकते हैं, यहाँ तो यहाँ पर कॉलम बना सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x इज नेचुरल नंबर सच दैट x लाइंग बिटवीन 3 to 7, ठीक है, ये ऐसे बोल दो, x लेस देन 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x तो एक एलिमेंट है, लेकिन किस तरह का एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो मुझे बताओ b की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पर 6 एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो हो गया इसी सेट का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से इतनी अंतर है, रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे एलिमेंट लिख सके, तो उसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 1 4, इसके बाद 9, इसके बाद मैंने लिखा है आपका 25, और इसके बाद मैंने लिखा है 36। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x, और जहां पर x क्या है, एक नेचुरल नंबर के बराबर है, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और n जो भी कुछ है वो लेस देन 7 है। तो क्या आएगा बताओ, n जो है वो नेचुरल नंबर है और n 7 से कम है, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, n की वैल्यू 1 आएगी, ये 1 का स्क्वायर क्या है, और x क्या है, n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे हम, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आएगा n स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन 7, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 के बराबर हो या 6 से कम हो, तो 1 2 3 4 5 6, और उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, फिर 4 एक नंबर रह गया 16। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो इट्स डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर बनाएंगे तो उसका एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब जैसे कई लोगों का डाउट रहता है कि मान लीजिए ए में लिखा हुआ है 1 1 2 3 4 5 7 6 5 5, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सेट है कि नहीं है, तो सेट तो ये है, लेकिन सेट में एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिखते हैं। इसको सही तरीके का लिखने का क्या तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, एलिमेंट का कोई भी ऑर्डर नहीं होता, आप किसी भी ऑर्डर नहीं, क्योंकि ये कलेक्शन है, और जहां चीजों का कलेक्शन होता है वहां पे ऑर्डर नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोग ने अगर ये बोल रहे हैं कि अपनी सेल्फ में मैं बुक्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखूंगा, तो वो कलेक्शन नहीं है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल माई बुक्स, ठीक है, तो उस केस में उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो कैसे भी रखी होंगी, ठीक है। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम डेफिनेशन बताते हैं, और वो रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग आपकी आती है वो है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट is known as cardinal number, and it is represented by n of a for cardinal number ऑफ सेट ए। यहां पर एक मैं पॉइंट लिख देता हूं, कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट
इज नॉट डिफाइंड। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो बस 2 मिनट दे दो, मैं भी बता देता हूँ इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। तो यहां पर आप देखो, ठीक है, फाइनाइट सेट क्या चीज है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर हमने सेट ए लिया है और इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, तो हम बोलेंगे इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 7। ठीक है, तो ये सेट क्या है? आपका फाइनाइट सेट, क्योंकि एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेट मैंने लिया है ऑल द अल्फाबेट्स विच आर वोवेल ए ई आई ओ यू, है ना। तो सेट बी के एलिमेंट कितने हुए? 5 एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, ये क्या है? फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से सी को हम लिख रहे हैं 1 1 2 3 3 3 4 5। तो इस बार जो एलिमेंट आएंगे सी में वो कितने आएंगे? सी में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आएंगे। गलत जवाब। सही आंसर क्या है? 5। क्यों? इसको हम 2 बार नहीं लिख सकते, ये एक ही है, ये एक ही है, ये एक ही है, ये भी एक ही, ये भी एक ही है। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए? 5 एलिमेंट हुए। किसी सेट में हम किसी भी एलिमेंट को बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं और ऑर्डर से कोई मतलब हमें होता नहीं है। टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 5 है, काउंटेबल है, इसलिए क्या है? फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से दूसरा आपका होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? A set having infinite number of element, a set having infinite number of elements, ये कहते हैं नॉन काउंटेबल। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 4, हम काउंट नहीं कर सकते, ये पता है कि 1 से स्टार्ट होता है। जैसे रियल नंबर, जैसे रेशनल नंबर, है ना, जैसे आपका कोई भी ले लो होल नंबर, जैसे आपका ले लो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते हैं, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, और उसका कार्डिनल नंबर नहीं होता, या कह दीजिए कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी बोलने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। और कार्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं? एन करके, जो कि मैंने आपको बताया। तो इन सब के कार्डिनल नंबर आपके नहीं आएंगे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है और आपका लगभग ये पहला जो इसकी एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो आप यहां तक आप देखोगे लगभग आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जा रही है। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट्स को हमने जो डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर के बेसिस पर हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहला नंबर है सिंगलटन सेट। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे, सिंगलटन सेट को हम बोलेंगे ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इन सेट is known as सिंगल टन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे सिंगल टन सेट बोलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। x इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसका एक ही रूट है, इसके 2 रूट हैं 3 और 3, लेकिन किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या जाएगा? इसका जो कार्डिनल नंबर वो एक ही है। तो हम ये बोलेंगे सिंगल सेट में जो कार्डिनल नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है डबलेट सेट, या आप बोल दीजिए पेयर सेट। देखो, पेयर सेट अलग चीज है, ऑर्डर्ड पेयर अलग चीज है, पेयर अलग चीज है, वो बात की बात है। ठीक है, तो डबलेट सेट का मतलब नाम से क्लियर है,
डबलेट, हम क्या बोलेंगे, सेट 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 इफ सेट हैविंग ओनली टू एलिमेंट is known as doublet set. ठीक है, एग्जाम्पल, X is letter of मामा। X क्या है, मामा का क्या है, लेटर है, तो आया MAMA, ये आया। लेकिन आपको पता है कोई भी लेटर हम दो बार नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, एम। कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है, तो ये हो गया आपका डबलेट सेट। इसके बाद आपका आता है ट्रिपलेट सेट। ट्रिपलेट सेट having only three elements is known as set। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है, x is root of x cube minus 5x square plus 6x is equal to 0। तो इसके बताइए रूट क्या क्या आएंगे, इसके रूट आएंगे 0, 2 एंड 3, 0, 2 एंड 3, इसके 3 रूट हैं, तो ये एक सेट जो है ये क्या है, ट्रिपलेट सेट है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर एम्प्टी सेट, ये बोलेंगे नल सेट, ये बोलेंगे वाइड सेट। वाइड सेट, वाइड का मतलब भी खाली होता है, नल का मतलब भी खाली होता है, एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट is known as empty set and it is represented by phi। इसको क्या बोलते हैं, PHI, phi। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं, ओ सा बनाओ, उसे कट कर दीजिए, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। ठीक है, तो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। या क्या करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा है x इज रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, और एक्स स्क्वायर -1 के बराबर रियल में तो होता नहीं, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं आएगा। और ये बोल रहा है कि एक्स रूट है, जब कोई रूट आएगा नहीं तो इसका क्या आया, कोई सेट नहीं बनेगा। तो या तो हम इसको ऐसा लिख दें और या तो हम इसको क्या लिख दें, फाई। फाई का इटसेल्फ मीनिंग होता है कि कोई एलिमेंट नहीं है, या करली ब्रैकेट का सिर्फ बना दो, इसका मतलब है जब इसमें कुछ लिखा ही नहीं तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी। एक तरह से ये समझ लो करली ब्रैकेट इज नथिंग बट बॉक्स। ठीक है, तो अगर बॉक्स खाली है तो उसको हम सिर्फ बॉक्स बना के छोड़ देंगे, अगर बॉक्स के अंदर कुछ होता तो हम बॉक्स के अंदर कुछ डाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट को हम फाई से, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब किसी का कोई सोल्यूशन नहीं आता तो हम उसे क्या लिख देते हैं, समथिंग बिलोंग्स टू फाई। इसका मतलब वो खाली है, उसमें कोई आंसर नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बिहाफ पर हमने सेट्स के थोड़े से और भी टाइप बनाए हैं, जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट भी एक टाइप था, तो सेट्स के और भी टाइप है, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स है ना, क्या बोलेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी equal sets if they are same। अब कैसे, मान लीजिए हमने लिखा है a इज इक्वल टू x, x इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और बी हमने लिखा है एक्स। एक्स इज, अरे यहाँ एक्स नहीं लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वो डेफिनेशन में वर्क करना चाहिए बस। एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो मुझे बताओ, देखने में तो दोनों सेट अलग अलग लग रहे हैं, क्योंकि एक सेट में डेफिनेशन कुछ और लिखी और एक सेट में डेफिनेशन कुछ और लिखी, लेकिन रिजल्ट निकाल के देखते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसका रिजल्ट आएगा कि एक्स इसका रूट है, तो रूट क्या क्या आ रहे हैं इसके, 2 और 3। और इस केस में आप ध्यान से देखो, एक्स क्या है, एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 6 के जो फैक्टर आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 और 3। तो ध्यान से देखो, जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम है। इसका मतलब ये सेट और ये सेट सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो क्या है, मैं एग्जाम्पल दूं, आप फेल हो जाओ तो आप घर वालों से बता दीजिए सर पापा मैं फेल हो गया, एक तरीका। दूसरा है फेल हो जाओ, पापा को बता दो पापा मैं पास नहीं हुआ। तो दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। एक में रिएक्शन फास्ट होगा और एक में रिएक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होगा, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वल सेट की डेफिनेशन। दूसरा देखिए, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। बेटा इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। इक्वल का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टी मैच कर रही है, कुछ मतलब ऐसा नहीं कोई नंबर मैच कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी। हो सकता है कि एक दो बंदों के बीच में 100 प्रॉपर्टियां हो, 99 मैच करती हैं तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, लेकिन 98 भी हो जाएंगे तो भी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो किसी एक प्रॉपर्टी के रेफरेंस पे हम उसे बोल सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आर्मी और नेवी और आपका एयरफोर्स, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन सेम नहीं है। एक भाई पानी में चलती है, एक हवा में चलती है, एक जमीन में चलती है, तो अंतर है, बट तीनों काम एक जैसा है, तो काम की बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट है, वो देश की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या है। हम बोलेंगे टू सेट्स said to be equivalent sets if their cardinal number is same। अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम हैं तो हम बोलेंगे A is equivalent to बी, उल्टा ही बोल सकते हैं, बी इज इक्विवेलेंट टू ए। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर दो कोऑर्डिनेट नंबर सेम है तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। जैसे सेट ए है 1 2 3 4 5 और जो सेट बी है वो है एक्स, और एक्स इज वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। ये कितना आएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एन ए कितना आ जाएगा 5 एलिमेंट, और एन बी कितना आ जाएगा, इसमें भी 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया टोटल, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट, यानी कि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट बराबर नहीं है। क्यों, 1 थोड़ी ना ए के बराबर होता है ना। तो ये आपका एक तरीका हो गया इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमें इक्वल भी पता चल गया है, हमें इक्विवेलेंट भी पता चल गया है, हमें एम्प्टी के बारे में पता चल गया है, डबलेट, सिंगलटन, पेयर सेट, इन सब के बारे में अगर पता चल गया है, तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। इन 4 एग्जाम्पल में मुझे ये बताना है कि सेट का टाइप क्या है, और साथ में मुझे ये बताना है कि सेट के टाइप के साथ साथ हर सेट का नाम क्या है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई इक्वल या इक्विवेलेंट हो तो उसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, पहले सेट में क्या लिखा हुआ है कि सेट ए जो है वो क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 1, x इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर x अपॉन एक्स प्लस 1 इसका रूट है, सॉरी x अपॉन एक्स प्लस 1 निकालना है, जहां पर x इसका रूट है, तो इसके दो, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है -2, तो उस हिसाब से x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 है -2। अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2/3, और -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 1। तो रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
2 + 1। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2/3 और यहाँ पर रिजल्ट आएगा 2 के बराबर। इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये पेयर सेट है। अच्छा मैं एग्जाम्पल और लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं x इज लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 1990, ये लिख दो आफ्टर 2015, ठीक है। तो एक्स इज लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 2015, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है, पहले का तो मैंने आंसर बता दिया। अब दूसरे वाले में देखो t/t-1 लिखा हुआ है और t क्या है, t इज रूट ऑफ दिस। इसके 2 रूट है, एक 0 है और एक 5 है। तो अगर मैं 0 रखूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, तो 0/0-1, और अगर 5 रखूंगा तो क्या आएगा 5/1। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आया वो आया 0 और 5/4। तो इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो ये भी कौन सा सेट है, ये डबलेट सेट है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं n², जहां पर n क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 42। तो 42 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, एक तो होगा 2, एक होगा 3 और एक होगा आपका 7। तो 2, 3, 7 हो गया। तो इसके 3 प्राइम फैक्टर आए। तो 2 की वजह से आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 की वजह से 9 आ जाएगा, 7 की वजह से 49। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसका नाम है ट्रिपलेट। ये कौन सा हो गया, ट्रिपलेट। ये कौन सा हो गया, डबलेट। पेयर सेट भी बोल सकते हो। और इसमें देख लीजिए क्या बोल रहा है कि n एक कंपोजिट नंबर है लेस देन 8, जहां पर आंसर आएगा n³ -1। तो मुझे बताइए 8 से कम कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको बता दूं 8 से कम कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 1 नाइदर कंपोजिट, नाइदर प्राइम, 2 ओनली प्राइम, 3 ओनली प्राइम, 4 होगा, 5 प्राइम हो गया, 6 कंपोजिट नंबर, 7 प्राइम नंबर है। तो 4 और 6 दो ही नंबर है। तो 4 और 6 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, 4 और 6 के हिसाब से आंसर आ गया 4 का क्यूब -1 दैट इज 15, नहीं दैट इज 63, और 6 का क्यूब -1 आ गया 215। तो ये इसका रिजल्ट, ये भी क्या है, डबलेट सेट है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, x, और x क्या है, x इज लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 2015। 2015 के बाद तो कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर हुई नहीं है, 2050 के बाद सिर्फ तो मोदी जी ही हैं, तो वो मेल है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसे बोल दीजिए 5। ये कौन सा हो गया, ये हो गया एम्प्टी रिलेशन, सॉरी एम्प्टी सेट। अब नाउ आप ध्यान से देखिए, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है और ये भी डबलेट है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन ये इक्वल सेट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनके एलिमेंट बराबर नहीं है। अगर एलिमेंट भी बराबर होते तो हम बोल देते ये इक्वल सेट है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख देता हूं, एक्स इज लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर freedom from British। तो इसमें एक आंसर आ जाएगा क्या, इंदिरा गांधी, और ये क्या है, सिंगलटन सेट। ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो ये सेट के मैंने लिखे हैं कुछ टाइप, और मैंने जैसे बताया कि अगली हेडिंग जो हमारी है वो है, यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसेट। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब पहले समझो। जिसका नाम क्लियर है, सबसेट किसी सेट का सब पार्ट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए, हम जैसे बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है, वाइस प्रिंसिपल के पास बहुत सारी पावर होती हैं जैसी प्रिंसिपल सर के पास होती हैं, लेकिन कुछ पावर कम होती हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल सर नहीं होंगे तो वाइस प्रिंसिपल सर बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसेट का मतलब हुआ किसी सेट में जो एलिमेंट हैं वो बेसिकली किसी सेट के कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे A इज सबसेट ऑफ सेट B, set A is subset of set B if all the elements of set A belongs from set B। बड़ा सिंपल एग्जांपल लूंगा, जम्मू एंड कश्मीर इज सबसेट ऑफ इंडिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी रहने वाला जो आदमी है वो इंडिया से बिलोंग करता है। इसी तरीके से
नागरिक नागरिक, ठीक है। इस तरीके से इंडिया इज सबसेट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया में जो भी आदमी रहता होगा वो इसी धरती का हिस्सा है। इस तरीके से अर्थ इज सबसेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम इज सबसेट ऑफ मिल्की वे, मिल्की वे इज सबसेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक। तो यूनिवर्स, इसका मतलब कोई ना कोई सेट किसी ना किसी का सबसेट होता है, और कोई ऐसा भी होगा जो सबका बाप होगा, उसको क्या नाम देते हैं बाद में बात देखते हैं ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर मैंने दो सिंबल लगाया है, अगर ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब हो जाता है सबसेट। अब ये वाला, ये जो मुंह है उसकी तरफ होता है जो बड़ा होता है, ये होता है छोटे वाले की तरफ, जिसमें कम एलिमेंट है। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब हो जाता है सबसेट और इक्वल, मतलब बराबर भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए 1 2 3, बी 1 2 3 4, सी 1 2 3 5, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, हम ये बोल सकते हैं जो ए है 1 2 3, ये 1 2 3 इसमें भी है, तो ए जो सबसेट है वो बी का है। ध्यान से देखो 1 2 3 जो है वो इसमें भी है 1 2 3, तो जो बी ए है वो सी का भी सबसेट है। लेकिन जो बी है, ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, तो जो बी है ना वो ए का सबसेट है और जो बी है ना वो सी का सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सबसेट होगा वो इस तरफ होगा, ओपन जो माउथ होगा इसका वो जो उसका बड़ी चीज है। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या है, इसको तो हम बोल देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको हम बोल देंगे बी इज सुपरसेट, यानी कि जम्मू कश्मीर का सुपरसेट हम बोलेंगे इंडिया को, इंडिया का सुपरसेट हम बोलेंगे अर्थ को, अर्थ का सुपरसेट हम बोल देंगे किसको, सोलर सिस्टम को, सोलर सिस्टम का सुपरसेट बोल देंगे हम किसको, मिल्की वे को, मिल्की वे का सुपरसेट किसको बोल देंगे, यूनिवर्स को, है ना। यूनिवर्स के आगे तो कुछ होते ही नहीं, यूनिवर्स ये सब कुछ, ठीक है। तो जो जिससे सबसेट बना है उसको बोल देते हैं सुपरसेट, है ना, और जो बन के आया उसे बोल देते हैं सबसेट, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि सबसेट लिखेंगे कैसे, कितने सबसेट बनेंगे, इन सब बातों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक सेट दिया है ए, जिसमें, अच्छा इससे पहले एक बात सुनो, जो कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 लिया मान लो मैंने, तो 1 में से 1 ले लो, इसी में से 2 भी ले लो और इसमें से 3 भी ले लो, एक नया सेट बना लो, तो ये और ये सेम हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या हो गया, सबसेट है। सबसेट के लिए क्या होता है, कुछ एलिमेंट चूज करके बना लो, तो सारे भी तो चूज करके बना सकते हो भाई। आपकी क्लास में से मैं 2 बच्चों को चूज करके एक नया सेट बना सकता हूँ और सारे बच्चों को चूज करके भी एक नया सेट बना सकता हूँ, यानी कि आपकी क्लास में से सारे बच्चों को चूज करके मैं एक फुटबॉल टीम बना सकता हूँ, ठीक है। मैं आपकी क्लास में 2 बच्चे चूज करके कोई टीम बना सकता हूँ, क्रिकेट की या फुटबॉल की, किसी भी चीज की टीम बना सकता हूं। तो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा तो भी सबसेट होगा, सारों को सिलेक्ट कर लूंगा तो भी सबसेट होगा। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। सिमिलरली जो एम्प्टी होता है वो भी सबसेट होता है। कैसे? आपकी क्लास में से मैं कोई भी बच्चा ना लूं वो भी तो एक सेट है, ठीक है। कोई भी बच्चा ना लेना मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। तो कोई एलिमेंट लेने को ही हम बोलते हैं सबसेट। तो हमने कुछ नहीं लिया वो भी एक सबसेट है, एक लिया वो भी एक सबसेट है, 2 लिया वो भी एक सबसेट, कितने भी एलिमेंट लोगे वो एक सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आप ध्यान से देखो थोड़ी सी कुछ बातें, कि कोई भी सेट का पूरे एलिमेंट निकाल लो तो भी सबसेट बनेगा और कुछ भी मत निकालो तो भी सबसेट बनेगा। यानी कि किसी भी सेट का जब भी सबसेट बनाओगे तो फाई और वो सेट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। मान लो मैंने ए में लिखा है 1 और 2, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? तो इसके सबसेट आएंगे, एक तो आएगा सबसेट्स ऑफ ए, क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा 5, ठीक है। एक आ जाएगा ओनली 1, एक आ जाएगा ओनली 2 और एक आ जाएगा 1 2। ध्यान से देखो, एक कुछ भी नहीं लिया, फिर एक लिया, फिर 2 लिया, फिर दोनों को लिया, ठीक है। तो ये क्या लिखा एक तरह से 5
1 2, ये क्या लिखा है ए। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ए लिया मैंने -1 0 और 3, इसे क्या क्या बनेगा बताओ? सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक तो बन जाएगा 5, एक बन जाएगा -1, एक बन जाएगा 0, एक बन जाएगा 3। ठीक है, एक बन जाएगा -1 एंड 0, एक बन जाएगा आपका -1 एंड 3, एक बन जाएगा 0 और 3, और एक बन जाएगा -1 0 एंड 3। तो ध्यान से देखो क्या बना, ये तो हो गया 5 और ये हो गया a। ठीक है, तो वो तो आएंगे बाकी भी एलिमेंट इसमें आएंगे। तो इसमें ध्यान से चीज नोटिस करने वाली देखो क्या है, जब 2 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने? 1 2 3 4। और जब 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जब 2 थे तो 4 बने, और जब 3 थे तो कितने बने? 8 बने। तो जब n होंगे तो कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर n। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A इज गिवन बाय 2 टू दी पावर na। यहाँ पर 2 टू दी पावर na का मतलब जानते हो आप? na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। एक तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा पता होना चाहिए, और दूसरी चीज है आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही मैं चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो तीसरे लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, और उसको कैसे करना है मैं बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन में सेट के जो क्वेश्चन आएंगे वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो प्योर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे ही 2 लेक्चर मेरे कवर हो जाएंगे मैं इसमें कंपटीशन ऐड करना चालू कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगली चीज आती है दैट इज प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या चीज का नाम है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि एनी सबसेट फ्रॉम सेट A इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A एक्सेप्ट इटसेल्फ। एक्सेप्ट इटसेल्फ यानी कि क्या बोलेंगे? अगर मैंने A में मान लो लिखा है 1 2 3, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सबसेट्स ऑफ A कितने आएंगे? तो आप बोलोगे एक तो आएगा 5, एक तो आएगा 1, एक तो आएगा 2, एक तो आएगा 3, एक आएगा 1 2, एक आएगा 1 3, और एक आएगा 2 3, और एक आएगा सेट A। लेकिन अगर मैं बात करूंगा प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट A, तो आंसर क्या आएगा? 5 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, बट A नहीं आएगा। A को छोड़ के जो भी सेट बनेगा वो, यानी कि पूरी क्लास को सिलेक्ट करके हम जो सबसेट बनाएंगे उसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं। बाकी किसी भी केस में कुछ भी लेंगे तो हम बोलेंगे भैया उसी का एलिमेंट है। अब पूरी क्लास को ले लेंगे, कहते पूरी क्लास ले लिया है हमने। ठीक है, तो अगर पूरी क्लास आएगी तो सबसेट तो बोल सकते हैं, लेकिन उसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं। और उस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, क्या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे? वट एवर है -1, क्योंकि A की वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गए A। यहां पर मैं एक यूनिक एग्जांपल ले रहा हूं, और ये अक्सर आपके एनसीईआरटी में होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि सेट A में जो एलिमेंट है वो है 5 और 1। ठीक है, सेट A में जो एलिमेंट है वो है 5 और 1, और मुझे इसके बनाने हैं सबसेट। तो सबसेट कितने आएंगे इसके? सबसेट्स ऑफ सेट A कितने आएंगे? तो इसको देखो ही मत, एक तो 5 आना ही आना है। ठीक है, किसी भी सेट का जो सबसेट होगा वो 5 होगा। और अब ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है।
ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। आप ऐसे समझ लो, जो कर्ली ब्रैकेट है ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर दो चीजें पड़ी हुई हैं। क्या? एक तो 1 और एक खाली डिब्बा। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? खाली डिब्बा। तो बाहर वाले बैग के पास कितनी चीजें हैं? दो चीजें, एक बॉक्स जिसमें 1 है और एक बॉक्स जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए दो एलिमेंट है, और दो एलिमेंट से नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 4। तो एक तो कुछ मत लो, दूसरे में क्या आएगा? जो एलिमेंट है उसको एक बार लो, जो दूसरा एलिमेंट है उसको भी एक बार लो, और जो क्या बोलते हैं दोनों हैं दोनों को एक बार लो। चलो 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। यहां पर देखो a, b लिखा होता तो क्या क्या बनता था? 5a b a b, यही बनेगा। तो बेटा a को अगर मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया है तो यहां पर 5 होना चाहिए, यहां पर 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सेम चीज बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो आप ऐसे मत देखो कि 5 है, अगर कर्ली ब्रैकेट है तो ये क्या है? एम्प्टी सेट। और अगर 5 है तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट। अगर कर्ली ब्रैकेट अगर 5 है तो ये क्या है? ये सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है। इसका मतलब है, समझ लो, कर्ली ब्रैकेट का मतलब बॉक्स हो गया और 5 का मतलब हो गया एक दूसरा एम्प्टी बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर अगर बॉक्स है तो बाहर वाला बॉक्स तो खाली नहीं। अगर आपके बैग के अंदर 4 लंच बॉक्स रखे हैं जो कि खाली है, तो बैग खाली नहीं है, लंच बॉक्स खाली है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है जी। तो ये हो गए सबसेट के एग्जाम्पल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है, पावर सेट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट of set A is known as power set of set A। मतलब किसी सेट A के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का भी कलेक्शन अगर कर लिया जाए तो उसका नया नाम हो जाता है पावर सेट ऑफ A, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P A। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने A लिखा है 1 2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो इसके सबसेट आएंगे 1 2 1 2। इसको भी अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा पावर सेट। इसका मतलब जितने इसके सबसेट बनेंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, क्योंकि भाई किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे वही तो पी ए पावर सेट के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। तो जितने इसके एलिमेंट हैं वो एक्चुअली में इसके क्या है? सबसेट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, और वो कितना आएगा? 2 की पावर n है, ठीक है, 2 की पावर n है। तो ये थोड़ा सा आइडिया है पावर सेट के बिहाफ पर। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं, काफी अच्छा एग्जांपल है, उसको देख लो आप। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज 240, then respectively, then find the sum of cardinal number of set A and set B। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा क्या है? इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स ऑफ सेट एन बी, तो सेट ए का पावर सेट कितना आएगा? 2 की पावर n है, और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे पावर सेट में? 2 टू द पावर n बी, और उसका रिजल्ट कितना आएगा? दे रखा है 240। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अननोन कितने हैं? तो आपने बताया सर अननोन है 2, na और nb, लेकिन इक्वेशन कितनी है? 1।
तो दो अननोन हो और इक्वेशन एक हो तो क्या सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, तो इस केस के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आप पैरिटी मेथड लगाओ। पैरिटी मेथड क्या होता है, ये एक फिक्स लॉजिक में आप 2 की पावर में जो भी कुछ रखोगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होगा, तो 2 की पावर में जो भी कुछ रखोगे रिजल्ट जो भी, सॉरी ये होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कार्डिनल नंबर होल नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी कुछ आएगा वो 2 की मल्टीपल टाइप में आएगा, 2 की पावर के टाइप में आएगा, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे कुछ आएगा। अब ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है और डिफरेंस 240 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 240 से बड़ा होना चाहिए। और ऐसा कौन सा नंबर है 240 से बड़ा जो 2 की पावर में आता हो, तो वो नंबर है 256। तो एक ऑप्शन अपने पास क्या है, 256 है। और 256 में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 240 आ जाए तो 16। क्या 16 भी 2 की पावर में है? बिल्कुल। तो यहाँ पर हिट एंड डायल रोल करता है, तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ये लिखा है 256 और ये लिखा है 16 और जिसका रिजल्ट आ रहा है 240। यानी कि 2 टू दी पावर जो na है वो है 256 और 2 टू दी पावर जो nb है वो है 16। तो जो 2 टू दी पावर na है वो है 2 टू दी पावर कितना, 8 और 2 टू दी पावर जो nb है वो कितना है, 2 टू दी पावर 4। तो जो na है वो कितना आ गया, 8 और जो nb है वो कितना आ गया, 4। तो हम na प्लस nb कितना बोल सकते हैं, सम ऑफ कार्डिनल नंबर पूछा गया है, वो आ जाएगा 8 प्लस 4 जो कि रिजल्ट कितना आ जाएगा 12। तो सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस था, तो उसके बिहाफ पर हमने उसका आंसर निकाला हुआ है 12। तो आज के लिए हम सेट के लेक्चर में इतने ही रखेंगे। अगली क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। वेन डायग्राम में चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेन डायग्राम होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ऑलमोस्ट हम अगली क्लास में इस चैप्टर को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर देंगे, जिसका नाम होगा सेट पार्ट 2। और उसमें स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रूफ टाइप के क्वेश्चन। तो उसको कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से कैसे करेंगे या किसी और मेथड से कैसे करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आप क्या करिएगा, इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको आप कर लीजिएगा। जो भी एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है उसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको सेट का दूसरा लेक्चर देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। घर पे रहिए, सेफ रहिए और इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। और वीडियो अब आप इसको मतलब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके वीडियो बनते रहेंगे। और मैंने आपको क्वाड्रेटिक की भी लेक्चर बना के दीजिए, उसको जरूर पढ़िए, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, थैंक यू।